मास्टरबेशन ना आपकी जनरेशन में एडिक्शन हो गया। अब आप एक चीज़ बताओ, जिसके पास पार्टनर नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए तो एडिक्शन है। इवन आप अपना जो पार्टनर है आप उससे पूछ सकते हो कि आफ्टर इंटरकोर्स कि हाउज इट। गर्ल्स को सेटिस्फाई कैसे करें? फीमेल्स का एक खास बात है, आप उनको रिस्पेक्ट दो, उनसे बात करो, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर वो सेक्स करने जाए उस सिचुएशन में क्या सोच के जाए? देखो, सोच के ना ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया। अगर सोच के जाएगा तो परेशान होगा। हमारा जो फर्स्ट इंटरकोर्स है आफ्टर लॉन्ग पीरियड, हमारा इजैकुलेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगली ड्राइव पे हमेशा एज्यूम करो सबसे बेस्ट ड्राइव। बेस्ट इंटरकोर्स को प्लान करने के बाद फिर इंटरकोर्स करोगे तो वो अच्छा जाएगा। बेसिकली योर माइंड इज द किंग। इफ a partner is having intercourse, the girl get pregnant. At that situation उनको क्या करना चाहिए? अवेयरनेस। आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क हर कोई बता देता है और आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, तो उन गलत के पीछे कभी नहीं जाना और हमेशा हमें सेफ अपने को भी रखना है और अपने पार्टनर को भी रखना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम है सागर शर्मा और आज हमने इस पॉडकास्ट में उन टॉपिक्स के बारे में बात करें जो आप और हम करते हैं बट हमको उनके आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, और वो है लाइफ और आपकी सेक्स लाइफ। तो हम ये सब कुछ उनसे जानेंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो है डॉक्टर हिमांशु धवन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा पॉडकास्ट में। तो वो ये मेल में यही होता है कि डिस्कशन वो यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि वो या एक ईगो आ जाती है कि नहीं भाई, अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो मैं हमेशा टॉप पे रहूँगा। बट फीमेल्स में ऐसा होता है कि वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फीमेल्स के साथ क्या है कि देखो, वैसे सबसे बढ़िया एक पॉइंट बताऊँ आपको, बहुत रॉ पॉइंट है। एक्चुअली क्या होता है, हमें अपना सेक्सुअल प्रेशर दिखाने के लिए हमें अपना तनाव चाहिए। तनाव ऐसे? आई मीन जैसे पेनिस का तनाव आना चाहिए। हाँ। ठीक है, और फीमेल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनको रेडी होने के लिए कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है। पीयर प्रेशर नहीं होता। पीयर प्रेशर नहीं है, क्योंकि पीयर प्रेशर में भी शायद उनके साथ भी होता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर वो कर रहे हैं या इंटरकोर्स के टाइम पे अगर वो सोच रहे हैं तो शायद उनके माइंड में भी चलता होगा क्या मैं राइट हूँ, क्या मैं रॉन्ग हूँ। ऐसी क्वेश्चनिंग सबके साथ आती है, वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बट उनको एज सच रेडी होने के लिए कुछ जो नहीं लगाना पड़ता, फोकस नहीं होना पड़ता। बट मेल के साथ क्या होता है, उसको फोकस होना पड़ता है, उसको अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि फीमेल बॉडी है, एक्साइट कर रही है या क्या फील दे रही है। वो उसको उस वाले मोमेंट पे जाने तक, या जैसे मैं बोलूँ टॉप लेवल तक जाने के लिए उसको 2-4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है मेल को, बट फीमेल को ऐसा नहीं चढ़नी होता। अब रही बात दूसरी कि एक्साइट की बात करूँ तो मैं, देखो एक्साइटमेंट वैसे अगर मैं बात करूँ तो एज एन ऑल ओवर द यूनिवर्स ये कहा जाता है मेल से ज़्यादा एक्साइटेड जो होती है फीमेल से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू। बट हम वी आर नॉट फीमेल्स, तो हम उस प्लेजर को कभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अप टू बॉडी वेरी करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इंटरकोर्स है उसमें प्लेजर दोनों को ही मिलता है। ठीक है, बिना प्लेजर के तो ये काम होता भी ना, और प्लेजर मिलता है तो इस वजह से ये एक प्रोसेस बना हुआ है कि मेल शुड बी मतलब लाइक एक्टिव, और फीमेल को एज सच इतना एक्टिव नहीं होना पड़ता जितना मेल की बॉडी को होना पड़ता है। हाँ, ये फैक्ट है। सर, मैंने आपके ना काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, और ये पॉडकास्ट करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं। एंड सिर्फ ये नहीं, कुछ ना मेरे दोस्त हैं, मतलब ऐसा था, आई टोल्ड देम कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ तो मैंने बोला कि भाई, ही इज़ एक्सपर्ट इन मेल फर्टिलिटी एंड ऑल, मुझे कुछ क्वेश्चंस बताओ। तो उनका ऐसा था, भाई ये क्या होता है? मैंने बोला एक काम कर भाई, वो सेक्स एक्सपर्ट है, अपने हिसाब से क्वेश्चंस बता। तो मैं वो क्वेश्चंस भी ना लेके आया हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जब मैंने पढ़े थे अब लगे क्या पूछ रहा है। कोई इशू नहीं। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक जर्नल क्वेरी होती है, क्योंकि मे बी शायद उसको बोले क्वेश्चन के आंसर कोई दे नहीं रहा। हाँ, देखो नॉर्मल है, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो ऐसे डिसऑर्डर से होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि क्या मैं सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या नहीं पूछ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट ऐसा बात करते हैं, बट 1-2 पेशेंट उनमें से निकल आते हैं, सर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूँ, ऐसे करके क्वेश्चनिंग मुझसे भी होती है।
तो कोई नहीं, अच्छी बात है। मे बी शायद जितना हमारा एनवायरनमेंट जानेगा इस बारे में, उतना उसके ऊपर काम भी कर पाएगा। हाँ, तो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूँ, शायद बाकियों की फीस बचने वाली है कि आपको जितना देना पड़ता होगा शायद ना देना पड़े। मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन। हाँ। जैसे कि आपका ना लास्ट पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें आपने मास्टरबेशन के बारे में बहुत बात करी थी। एंड मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक हो गया, अब उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। मतलब यूजुअली पॉडकास्ट अगर मैं उठाऊँ सेक्सुअल ड्राइव्स को लेकर या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को लेकर, तो मास्टरबेशन एक पॉइंट आ रहा है सबके उसमें पॉडकास्ट में। बट कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं कि मास्टरबेशन, एक तो सबसे पहले हमको पता नहीं होता कि मास्टरबेशन क्या होती है एट द स्मॉलर एज, तो उसकी नॉलेज कैसे मिले। दूसरा कि रीज़न क्या होता है मास्टरबेशन शुरू करने का, क्योंकि सबको पता है कि वो एक ड्राइव देता है, बट रीज़न क्या है। देखो, क्यूरियोसिटी सबसे पहली चीज़ होती है। ह्यूमंस लाइक अ क्यूरियस स्पीशीज इन द वर्ल्ड। उसको हर चीज़ जानने की कोशिश होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे 2-3 साल का हो, उसने वो शरारत जरूर करनी है जो पेरेंट ने मना करी हो। हाँ, ठीक है, वैसे ही सेम एज इट इज़ हमारा ह्यूमन नेचर होता है। ह्यूमन नेचर में क्यूरियस होना अच्छी बात है, हर चीज़ को जानना अच्छी बात है। बट अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स में बैठा हुआ हूँ और मेरे को 2-4 मेरे सीनियर या मेरे एज के बच्चे अगर मास्टरबेट कर रहे हैं, तो वो बताएंगे या डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो उसके बाद वो चीज़ आप कहेंगे कि एक बार ये तो करके देखें। जब वो फर्स्ट टाइम करता है तो वो प्लेजर लेता है, ओके। और उस प्लेजर को वो बार बार लेना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, और उस फील से वो जुड़ना चाहता है। तो बेसिकली ये रोटेशन स्टार्ट होती है, पहले मास्टरबेशन से स्टार्ट होती है। तो मास्टरबेशन एट द एज ऑफ 13 आज की डेट में नॉर्मल है, बट मेरे हिसाब से गलत है। ओके। क्योंकि मास्टरबेशन का एक राइट एज मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि 17 के बाद से स्टार्ट करो। ठीक है। आप 17 की एज पे पहुंच जाओ, क्योंकि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल बन रही होती है, आप एडल्टहुड में एंटर हो रहे होते हो, आप टीन एज में होते हो। टीन एज में चीज़ें हमारी अलग तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन अलग तरीके से बूस्ट कर रहा होता है, एक्ने की प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है। तो हम हार्मोनल चेंजेस अपनी बॉडी में देख रहे होते हैं, और जब वो हार्मोनल चेंजेस पूरे सही से बन रहे हैं, हो रहे हैं, तो उसको होने दो पहले, क्योंकि आप आगे आने वाली फर्दर प्रॉब्लम से बच सकते हो भी। अगर आप 13 के एज में करोगे तो एक चीज़ बताओ, जब साइकिल बनने की कोशिश कर रही है आप उसी को तभी से ही रुइन करना चालू कर दो, तो वो एक दिक्कत क्रिएट कर देता है। एग्जैक्टली। ये तो हमको पता है कि अभी जैसे आपने बताया कि इस एज के लिए बुरा है ये, बट क्या मास्टरबेशन सही है? देखो, मास्टरबेशन मेरे हिसाब से तो सही है। ओके। अब वो ऐसे मास्टरबेट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अदरवाइज़ वो नाइटफॉल से निकलेगा। नाइटफॉल नॉर्मल होता है कि आप 15 डेज़ में या 28 डेज़ में या 30 डेज़ में नाइटफॉल हो जाता है। अगर मंथ में 2 बार ही नाइटफॉल हो रहा है तो इट मीन्स कि आप डेड स्पर्म को तो बाहर निकाल ही रहे हो। और अगर मेरी बात मानोगे तो अगर आप मास्टरबेशन कर भी रहे हो तो वीक में 1 बार ही 2 बार ही करने में क्या हर्ज है, क्योंकि हर 3 या 4 दिन में हमारे डेड स्पर्म काउंट बन ही जाते हैं, क्योंकि हमारे न्यू स्पर्म काउंट आ जाते हैं, उसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं। इसीलिए जब नाइटफॉल होता है या कोई भी ऐसी चीज़ इवेंट होती है, तो आप देखा या जो भी मेल बॉडी होगी उसको पता होगा कि वो बड़ा स्टिंकी टाइप होता है। ऐसा नहीं होता कि वो नाइटफॉल बहुत अच्छा होता है या स्टिंकी कम होता है, वो थोड़ा स्टिंकी होता है। वो स्टिंकी इसलिए है क्योंकि वो डेड है। ओके। तो डेड, अगर आप चूहा मरा हुआ भी देख सुनते हो तो उसमें भी एक बदबू होती है, तो सेम एज इट इज़ वो डेड स्पर्म की तरह बाहर निकल जाता है। ओके। मेरा मेन रीज़न ये पूछने का ये इसलिए था कि क्योंकि मास्टरबेशन ना, अब देखा जाए अब की जनरेशन में, जनरेशन ही बोलूँगा, अब की जनरेशन में ये ना एक वो हो गया, एडिक्शन हो गया। सर, एडिक्शन सभी को है। अब आप एक चीज़ बताओ, जिसके पास पार्टनर नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए तो एडिक्शन है। अब पार्टनर नहीं है तो इट मीन्स कि पार्टनर नहीं है तो वो क्या क्या ही करेगा। तो एडिक्शन, मैं नहीं कहता एडिक्शन है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि हमने या आपने या किसी भी इस एज ग्रुप में, चाहे वो 90s बॉर्न क्यों ना हो, क्या उसने मास्टरबेट नहीं किया होगा? किया होगा। हमारे फादर ने नहीं किया होगा? किया होगा। सब ने किया अपने लाइफ टाइम में। बट ये है कि अब उसको आप इतना बड़ा बना दोगे कि मास्टरबेशन स्ट्रॉन्ग, इट्स राइट। मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन इज़ गुड।
ठीक है, मैं कहता हूँ सेटिस्फाई होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो मास्टरबेशन मैं एडिक्शन नहीं कहता, हाँ मैं एडिक्शन उस चीज़ को ख़राब जरूर बोलूँगा जो ये कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे मास्टरबेट करें। एक्सेसिव मास्टरबेशन वो गलत है। एक्सेसिव मास्टरबेशन के लिए मैं हमेशा गलत बोलता हूँ। आपके पास वीक में 2 बार ही चांस मिलता है, 2 बार ही करो ना, कोई मना नहीं करेगा। बट आप उसको एक्सेसिव करोगे तो इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम देगा। अब एक ज़रूर चीज़ है कि मास्टरबेशन के बाद कुछ हमें ये कहते हैं कि अगर आप मास्टरबेशन करते हो उसके बाद फीमेल पार्टनर के साथ नहीं कर पाते। हाँ, मतलब ये एक क्वेश्चन था व्हाइल आई एम रिसर्चिंग दिस। तो उसमें ये था कि अगर लोग को एडिक्शन हो जाती है या काफ़ी टाइम से वो मास्टरबेशन कर रहे होते हैं, तो व्हाइल हैविंग सेक्स विद गर्ल्स तो उनको ना वो डिज़ायर फुलफिल होती ही नहीं है। वो उसके पीछे रीज़न है ना। अब आप मान के चलो मास्टरबेशन में क्या यूज़ कर रहे हो आप, अपना हैंड। अपने हैंड को आप एडजस्ट कर रहे हो कि व्हेन यू वांट टू फील एक्सेसिव तो आपने टाइट कर लिया, और अगर आपको लो फील करना है तो आपने लूज़ कर लिया। इट्स अप टू अस सेटिस्फेक्शन कि हम कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, किस जगह पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होते हैं वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन भी करता है। अब क्या होता है कि अगर मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, उस फील से कर रहा हूँ और मेरे को वो चीज़ मिल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ अपने हैंड को, ठीक है। और वेन एवर आई गो टू इंटरकोर्स, तो वहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है, वहाँ पर आता है कि फीमेल पार्टनर में भी शायद वैसा मेरे को चीज़ें ना मिले जो मैं एक्चुअली एज्यूम कर रहा था। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिज़िकली हम थोड़े से आदत, जिसे मैं बोलूँ कि हमें आदत पड़ जाती है फिज़िकली कि हमें वैसा ही मिलेगा या वैसा ही होगा। और वेन एवर वी हैव टू डू इंटरकोर्स, तो उस मोमेंट पे मेरे को एक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि मेरे को वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी फीमेल बॉडी। ओके। तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा है कि फीमेल बॉडी की, देखो एक्चुअली इंटरकोर्स में वेजाइना इंटरकोर्स होता है। वेजाइना के अंदर आपने इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको टाइट हो, थोड़ी सी लूजन अप भी हो सकती है। तो बेसिकली वहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं सेटिस्फाई कर रही जो एक्चुअली वेजाइना को करना चाहिए था। तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ मास्टरबेशन इट्स गुड रादर देन फीमेल बॉडी। तो वो चीज़ हमने देखी है कि पेशेंट्स को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, बट वो भी क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि आप आज कर रहे हो तो हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए मास्टरबेशन छोड़ दो, ठीक है, 1-2 महीने के लिए मास्टरबेशन छोड़ दो, नाइटफॉल होने दो, उसके बाद चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाती हैं। एक इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो एक्सेसिव मास्टरबेशन है और उनको जो उनकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाती है, क्या उसका कहीं ना कहीं रीज़न पोर्नोग्राफी भी है? देखो पोर्नोग्राफी मैं मानता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम मास्टरबेट कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई ऑरा बना रहे हैं अपने आसपास, नॉर्मल ऑरा बना रहे हैं। जो पॉर्न है वो हमें हेल्प करती है उस ऑरा को क्रिएट करने में। ओके, ठीक है। आज की डेट में देखा जाए तो किसी भी पॉर्न साइट पे चल जाओ, वहाँ पर आपको कितनी सारी पॉर्न साइट्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो बेसिकली क्या है कि हर एक की अपनी एक सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, और पॉर्न साइट्स को ये इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि उनको पता है कि हर बंदा अलग तरीके से सोच रहा है। तो इसलिए उन्होंने कैटेगरीज इतनी बना रखी है। अब वो क्या क्या करते हैं कि कैटेगरी एक ह्यूमन या एक मेल बॉडी एक कैटेगरी को ऑप्ट करता है, उसको उसी में ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ओके, ठीक है। तो वो उसी सेटिस्फेक्शन के लिए वो ऐसा ही ऑरा बनाना चालू करता है। अब जब वो ऑरा बनाना चालू करता है, उस सेटिस्फेक्शन को वो लेकर ही करता है। जब उसकी बारी आती है इंटरकोर्स की या किसी के साथ सेक्स इंडल्ज करने की या किसी के साथ भी, तो उस मोमेंट में उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर भी इतना सपोर्टिव हो कि वो वैसे ही करे जैसे पॉर्न में हुआ है। हाँ, होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर जब इतना सपोर्टिव नहीं है तो पार्टनर वैसा हो भी नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है, आप किसी के जाकर मुंह पे ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इस तरीके से करना है। ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस आ गया। अब उस डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि एज ए मेल बॉडी हम थोड़े से हार जाते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ तो एनवायरनमेंट हमें मिल नहीं रहा, अब इंटरकोर्स कैसे करूं, या इंटरकोर्स ऐसे नहीं क्वेश्चन आता कैसे करूं। उस टाइम हमारा ब्रेन ही नहीं हमें सिग्नल दे रहा होता कि अब इंटरकोर्स के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, हम यूज टू हो चुके हैं एक कैटेगरी को बार बार यूज़ करने की, और उसी की वजह से हमको एक एक्साइटमेंट होती है जिसकी वजह से एरेक्टाइल होता है। ओके, मतलब ये रीज़न है प्री एजैकुलेशन का?
नहीं, प्री इजैकुलेशन इट्स डिफरेंट थिंग, क्योंकि प्री इजैकुलेशन जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि इजैकुलेट का जल्दी होना। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी मिलेंगे जिनको फर्स्ट ड्राइव या फर्स्ट इंटरकोर्स में इरेक्टाइल ही नहीं हुआ। ओके, ठीक है, ये अलग पार्ट है। अब प्री इजैकुलेशन का जो पार्ट आता है वो अलग आता है। वहाँ पर इरेक्टाइल तो हुआ बट इजैकुलेशन जल्दी हो गया। वो उसमें क्या होता है कि इजैकुलेशन की वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एज अ मैन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एज अ फीमेल को लेकर। उसने बहुत देर से पहले ही वो प्लानिंग कर रहा था कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और जब बॉडी आई या जब फोर प्ले थोड़ा सा स्टार्ट हुआ तभी इजैकुलेट हो गया, या फिर हल्का सा इंटरकोर्स हुआ तो उस पर इजैकुलेट हो गया। ओके, वहाँ पर क्या होता है कि हम अपना ब्रेन को इस तरीके से सिग्नलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप हो, आप किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, और आपको फीमेल के साथ अट्रैक्ट होने के बाद आप दोनों के कंसेंट मिल जाते हैं और आप ट्राई करते हो इंटरकोर्स के लिए नॉर्मल। अब क्या होता है कि आप उसके बारे में अपने इंटरकोर्स के बारे में आप तकरीबन 2 महीने से सोच रहे हो, या आप 1-2 घंटे पहले से ही सोच रहे हो। आपने उसके लिए क्या किया, अपना एक एनवायरनमेंट बना लिया पहले, ठीक है, होता है ये, है ना, एनवायरनमेंट बना लिया कि अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब क्या होता है जब वो मूवमेंट आता है तो उस टाइम क्या होता है, हम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारा ब्रेन हमको पहले से ही ऐसे सिग्नल दे रहा है कि जैसे होगा वैसे ही इजैकुलेट हो जाएगा। इसका एक लूप होल सुना है सर मैंने कि अगर कुछ ऐसा तुम प्लान कर रहे हो तो बिफोर हैविंग सेक्स 1-1.5 घंटे पहले आप मास्टरबेशन करके चले जाओ। देखो वो होता है सेकंड ड्राइव में, मैं वैसे बता देता हूँ Okay. आपको। आपका फर्स्ट जो इजैकुलेशन है वो थोड़ा अर्ली होता है, सेकंड इजैकुलेशन जो होता है उसमें डिलेड आ जाता है, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट इजैकुलेशन जो होता है वो आप पहले कर लिया, उसके बाद आपने सेकंड इजैकुलेशन के लिए टाइम डिले मिल जाता है। जैसे कि आज की डेट में नॉर्मल पोर्न वगैरह में भी देखते होगे कि फर्स्ट इजैकुलेशन इट्स ऑन अदर साइड और सेकंड इजैकुलेशन अनदर साइड। तो उसमें क्या होता है कि आपने उसी मूवमेंट को 2 बारी इंजॉय किया, ठीक है, पहले आपने मास्टरबेशन कर ली, देन उसके बाद आपने उसको लंबा कर दिया। बट ये मेथड मेरे हिसाब से गलत है। गलत बस सर, बंदा टिक रहा है लंबा नहीं देखो, तो फिर और उसको वो सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है तो फिर गलत कैसे? देखो गलत, मैं वही चीज़ बताता हूँ। देखो जब आप कभी भी मास्टरबेट करके जा रहे हो, आप अपने टेस्टिस को 2 बारी जोड़ दे रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत पूरा ही गलत है, बट वहाँ पर आप 2 बारी जोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस गलत है या वो है, बट यहाँ पर आप फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप टेस्टिस को 2 बारी जोड़ दे रहे हो। आपका वो डिले प्रोसेस 6 घंटे का 7 घंटे का हो सकता है, मान सकते हैं 1 दिन का भी हो सकता है, बट आप 1 घंटा या 2 घंटे का डिले नहीं ले सकते कि आप 1 घंटा पहले किया फिर उसके बाद आपने सेकंड उसमें आपने जो लगाया। उसमें क्या होता है कि हम उसके बाद फटीग फील करते हैं, ऐसा नहीं कि फटीग फील नहीं करते। उसके बाद हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। सेकंड इजैकुलेशन के बाद हमें थोड़ा सा अनईजीनेस होती है टेस्टीज में। जब हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स ले ही रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, सेकंड इजैकुलेशन के बाद ले रहे हैं ना, तो उससे बेटर है कि आप अगर कर भी रहे हो तो 1 या 2 दिन का मास्टरबेशन का टाइम पीरियड पहले ले लो, 1 दिन का पहले ले लो, फिर 1 दिन के बाद चले जाओ। उससे क्या होगा, आपका डिले का प्रोसेस तो वही रहेगा। सर बट फिर ये तो वो वाला फंडा हो गया कि अगर आप जा रहे हैं सेक्स करने तो यू शुड ओनली डू 2 राउंड्स, मतलब बेसिकली राउंड्स होते हैं ना, देखो 2 राउंड बस देखो राउंड और 3 राउंड या 4 राउंड मैटर नहीं करता। तो बात तो मैटर वही- ये करता है कि आप और आपका पार्टनर कितना सेटिस्फाइड है। देखो राउंड लगाना एक अलग बात है, आप लगाओगे कि हाँ भाई मैं 2 राउंड लगा रहा हूँ, 3 राउंड लगा रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना फीमेल पार्टनर भी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में इतनी सेटिस्फाई फील कर रहे हो। उसके लिए तो यूजुअल हो जाता है फर्स्ट राउंड या 2 राउंड के बाद, उसके लिए तो वही है, सेम सिनेरियो है। ओके, तो अगर जो आपका इजैकुलेशन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो उसका भी तो इजैकुलेशन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, ठीक है, उसको भी तो डिले प्रोसेस मिल रहा है। तो वो सेम प्रोसेस है, जैसे हमें अपना टाइम पीरियड मिलता है उनको भी अपना टाइम पीरियड ज़्यादा एक्सटेंडेड मिलता है। ओके, ठीक है, क्योंकि हर बॉडी आप जैसे रेडी होकर आते हो वैसे फीमेल बॉडी भी थोड़ा बहुत रेडी होकर आती है। वो भी चाहती है कि हम भी वैसे प्रेजर लें। कोई डिफरेंट मेथड नहीं है इसको, कोई समझने का तरीका नहीं है। जैसे हम सोचते हैं वैसे फीमेल पार्टनर भी सोचता है। सर बट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, एज आई टोल्ड यू कि मैं पूरा थोड़ा रिसर्च करके आया हूँ, तो मिनिमम जो गर्ल्स से अगर सर्वे किया था तो दे आर लाइक कि उनकी एक्सपेक्टेशन ही 3 राउंड की होती है। सर ऐसा कुछ स्टडीज मतलब maximum।
मैं ये नहीं कहता कि 3 राउंड होती है 4 राउंड होती है। देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि इंटरकोर्स जो है वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। ठीक है, स्टडीज़ कहती है कि 3 राउंड तक वो सेटिस्फाई होती है, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। हाँ मेंशन नहीं है। हाँ, नहीं है ना। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमने अपनी अपनी हिसाब से हर एक सिस्टम को बना दिया। मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड अगर बहुत अच्छा जा रहा है तो इट्स ग्रेट कि आप दोनों सेटिस्फाई हो, तो वहाँ पर एक चीज़ हमारा इंटरकोर्स ख़त्म हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी फीमेल पार्टनर थोड़ा शो कर रहा है और आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पर डाउन ना फील करूँ, तो मैं आप सेकंड इजैकुलेशन की तरफ आप बढ़ सकते हो। ठीक है, बट आप एक चीज़ समझो कि आप सेटिस्फेक्शन जो है वो फर्स्ट राउंड से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड से नहीं ले सकते। और ऐसे बहुत सारे इंटरकोर्सेज होते हैं जो फर्स्ट राउंड के बाद ही ख़त्म हो जाता। ठीक है, ज़रूरी नहीं हो वो सेकंड ऑप्ट करे या थर्ड ऑप्ट करे। मेरे हिसाब से फर्स्ट भी इतना ही सेटिस्फैक्ट्री होता है, और सबसे पहला जो मेरे हिसाब से होता है वो फर्स्ट ही सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है। सेकंड और थर्ड में तो हम पे नहीं ले रहे होते हैं। सो लेट्स ब्रेक द नॉर्म, जो बेसिकली नॉर्म बना हुआ है कि रूल राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स। राउंड्स एंड राउंड्स मेरे हिसाब से इजैकुलेशन में राउंड्स एंड राउंड्स मैंडेटरी नहीं है। इट्स अप टू अस कि अगर हमें करना है तो हम कर रहे हैं, और वो हमारी साइकोलॉजी क्या कह रही है। हम कुछ होते हैं कि जिनको हर सेक्स अनसेटिस्फाई लगता है। हाँ ठीक है, कुछ आपको ऐसे कुछ ऐसे होता है हर सेक्स हर इंटरकोर्स उनको अनसेटिस्फाई लगता है, और कुछ होते हैं जिनको फर्स्ट इंटरकोर्स भी काफ़ी सेटिस्फाई करता है। तो इट्स अप टू अपनी साइकोलॉजिकल पे है। अब मेरी साइकोलॉजी कहती है कि ठीक है भैया सेकंड हो थर्ड हो मैटर नहीं करता। अब आपकी कह सकते हैं कि फर्स्ट ही होना चाहिए, तो इट्स अप टू साइकोलॉजी। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ ज़रूरी है ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या अगर मैं ये बोलने लग गया कि थर्ड राउंड तक पहुँचना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे आपके व्यूअर भी होंगे जो थर्ड राउंड तक पहुँचते नहीं। हाँ वो एक वो हो जाता है कि सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि थर्ड राउंड होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट राउंड सेटिस्फाई है तो वेल एंड डन है, उसके बाद आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड राउंड भी जाओ। ठीक है, और इवन आप अपना जो पार्टनर है आप उससे पूछ सकते हो कि आफ्टर इंटरकोर्स कि हाउज इट। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप अपनी पीठ को फिर से थपथपा सकते हो कि चल भाई मैंने सही किया। हाँ, बिफोर गोइंग फॉर द इंटरकोर्स कि यू शुड हैव अ डिस्कशन विद योर पार्टनर। सो मैं तो कहता हूँ कि एक्चुअली डिस्कशन होनी चाहिए। ओके, कंसेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दो चीज़ तो होनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से बिना कंसेंट के इंटरकोर्स इट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, ठीक है, और वो रॉन्ग ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिना कंसेंट के इट्स रॉन्ग। रही बात कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन होनी भी चाहिए क्योंकि आप बहुत फर्दर चीज़ों से जूझ रहे हो। कम्युनिकेशन शुड बी देयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना कम्युनिकेट करके आप इंटरकोर्स कर रहे हो। ठीक है, आपका मुंह उधर है उनका मुंह उधर है, तो ना आपको वो चीज़ सही लगेगी ना उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो मेरे हिसाब से कंसेंट होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन उससे पहले होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, कंसेंट, फिर देन प्रोटेक्शन की बारी आती है। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। प्रोटेक्शन से याद आया, प्रोटेक्शन से मतलब बेसिकली कॉन्डम की एक्सपायरी डेट होती है ये मुझे रिसेंटली पता चला है। क्यों नहीं होती? होती है, सबकी एक्सपायरी डेट है। ओके, वैसे देखा जाए तो लेटेक्स रबड़ ही है वो भी, बट एक्सपायरी डेट एज सच देखो कंपनी को या फार्मास्यूटिकल्स को कुछ नॉर्म्स देनी पड़ती है, तो उस नॉर्म्स के तहत उसको एक्सपायरी डेट उनको डालनी पड़ेगी यानी हो। ठीक है, अदरवाइज आप पुराना भी यूज़ कर लो तो ज़रूरी नहीं है कि वो फटेगा। और उनके हिसाब से लेटेक्स रबड़ की एक लाइफ है। ठीक है, जो वो लाइफ मेंशन करते हैं इसलिए उसको एक्सपायरी डेट में डाला जाता है। और इसलिए डाला जाता है कि लेटेक्स रबड़ की या आप सिलिकॉन रबड़ यूज़ करते हो एक नॉर्मल उसके भी, तो कटता फटता तो वो भी है, तो इसीलिए उसकी एक लाइफ के हिसाब से उसके कटने फटने का फ़र्क दिखा रखा है। अगर वो फट गया तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर तो लोचा हो जाएगा। इसीलिए तो बेसिकली गाइस समझ जाओ कि अगर आप केमिस्ट पे जा रहे हो तो ऐसे उठा के मत भागो एक बार देख लो एक्सपायरी डेट देख लो। हाँ, तो सर ये सारे क्वेश्चंस पूछने का ना मेरा एक मेन रीज़न ये था, मतलब वापस टॉपिक पे आते हैं, हम मास्टरबेशन पे थे। तो अगर किसी को एडिक्शन है एज अ डॉक्टर, आपका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि उनको उस एडिक्शन से बाहर निकालें?
देखो एडिक्शन से बाहर निकलने का एक बहुत क्लियर रास्ता है। 2-3 बहुत हैं चीज़ें जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंट शुड गो थ्रू, अगर उसको एडिक्शन नहीं भी है तब भी करे वो। देखो रात को मोस्ट ऑफ द केसेस में मास्टरबेशन रात को की जाती है, ठीक है, सोने से पहले बंदा करता है। अब उस मोमेंट पे अगर मैं बोलूँ कि आपने उस मोमेंट को अपने लिए हैपनिंग बनाना है, तो आपके पास कुछ मेथड हैं, या आप गाने सुनो, या आप मूवी देखो, या आप कोई बुक पढ़ो, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, ओके, जिसमें इंटरकोर्स इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मास्टरबेशन तभी की जाती है जब फ्री है, ठीक है, खाली दिमाग है, चलो कुछ नहीं मिल रहा, चलो भाई मास्टरबेशन कर लो। मतलब आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखोगे तो आपकी एडिक्शन अपने आप ही चली जाएगी, ठीक है। अगर आप अपने आप को फ्री ज़्यादा रखोगे तो मास्टरबेशन बढ़ जाएगी, जब तक आपके पास पार्टनर नहीं है, ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितना मोमेंट आप रात को सोने जा रहे हो या सोने से पहले कुछ भी कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो उस टाइम अपनी विज़न को या अपने माइंड को दूसरी तरफ डाल सको। जैसे कि आप गाने सुन सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप उन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाओ। आपके पास आज की डेट में फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है टीवी के सामने ही बैठ के देखना है। फ़ोन में पोर्न देख सकते हो, तो फ़ोन पे नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो, या कोई सीरीज़ भी देख सकते हो। तो वहाँ से आप अपने आप को अलग करो कि जिस मोमेंट पे आपको ये ध्यान आ रहा है कि अब करने चाहिए, तो वहाँ से हट जाओ, ठीक है। बट हमारा ह्यूमन माइंड एक ऐसा है जहाँ पर ये कहा जाए कि आपको मास्टरबेशन नहीं करनी, तो वो मास्टरबेशन को ही सोचता रहता है, ठीक है। तो आपने उस मोमेंट को थोड़ा टाइम फ्री कर दो। इस पॉडकास्ट के बाद आप शायद अपने व्यूअर को बोलना, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करो। अगर एडिक्शन है तो आपने एडिक्शन की तरफ नहीं सोचना, रादर देन मास्टरबेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। म्यूज़िक में इंडल्ज हो जाओ, पेंटिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, स्विमिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, कि उस तरफ देखना ही नहीं है, ओके। तो उससे मास्टरबेशन कट डाउन हो जाती है। क्या करो, सबसे बढ़िया चीज़ है स्पिरिचुअल चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर लो, ठीक है। गुरुद्वारे की सेवा में लग जाओ, या फिर मंदिर की सेवा में लग जाओ, या मस्जिद की सेवा में लग जाओ। इट्स अप टू कि आप जिस पे बिलीव करते हो उसकी सेवा में लग जाओ। तो उससे भी हमें काफ़ी डिस्टेंस देखने को मिलता है कि एडिक्शन कम होती है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, जैसे मास्टरबेशन के बारे में सुना था आपके पॉडकास्ट में, ऐसे ही वाइग्रा के बारे में सुना था। तो वाइग्रा के साइड इफ़ेक्ट्स तो सबको पता है कि वो आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए भी होता है बेसिकली, बट साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखो एज सच देखा जाए तो अगर हम स्टडीज़ देखे जाए तो एज सच साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते, बट बीपी हम देखते हैं पेशेंट्स में रादर देन जब उनकी एज होती है, जैसे कि 50s की एज में बीपी का पेशेंट बन रहा है, या 45 का, तो वो हम देखते हैं कि एकदम से 38 में हो गए। ओके, क्योंकि हम बेसिकली बॉडी को एक ऐसी तो चीज़ दे रहे हैं जिससे हमको पंप मिले, ठीक है। तो हम वहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि अर्ली एजेस में हम बीपी के पेशेंट बन जाते हैं। अदरवाइज़ हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा फटीग फील करता है पेशेंट, ठीक है, हेडेक बना रहता है, सॉरी आइज़ रहती है। तो ऐसा मैं बात करूं कि साइड इफ़ेक्ट्स डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी भी करता है, कि किसी को हेडेक मिलता है उसके बाद, किसी को सॉरी आइज़ मिल जाती हैं, किसी को उसके बाद नींद नहीं आती है, किसी को अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं उसके, बट इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपका इंटरकोर्स नहीं हो रहा कॉज बाय फियर, तो आप अपने डर को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। बट सर फिर उसकी आदत लग गई तो? सर आदत तो इट्स अप टू अस ना। अगर आप पहला एक देखो, नॉर्मल क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिलते भी हैं नॉर्मल अपनी रूटीन में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, कि पेशेंट जो है वो बेसिकली नॉर्मल एरेक्टाइल हो पा रहा है, कर पा रहा है, बट इंटरकोर्स की बारी आती है तो वो डर जाता है। अब वो जो डर है ना, उस डर को निकालने के लिए एक खेल तो खेले ना। अगर वो खेल ही नहीं खेलना पा रहा, कि उसको ये लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, मैं खेलता ही नहीं हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि उसकी कोई भी ड्राइव अच्छी जाएगी नहीं। ओके, तो हम कहते हैं कि एक ड्राइव तो अच्छी जाए जिसकी वजह से वो अपनी बाकी की ड्राइव इम्प्रूव कर ले, ओके, या होती रहे। अभी क्या है कि वो ड्राइव ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो आगे
बैटल में जाए। बट सर साइड इफेक्ट भी तो है, क्योंकि मान के चलो उसका जैसे इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसने वाइग्रा ली और उसकी ड्राइव हो गई, ठीक है, बट कंपैरेटिवली वो नेचुरल ड्राइव नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल ड्राइव होगी वो कम होगी, तो सेल्फ डाउट तो होगा। तो सेल्फ डाउट में वही चीज़ कहता हूँ ना, अगर हमारे पास एक ड्राइव हो जाए, हमारे पास एक ड्राइव हो जाए और एक ड्राइव के बाद अगर ये कहूँ कि वो दूसरी ड्राइव मेरी थोड़ी लो भी गई है, कोई बात नहीं, ड्राइव तो गई है। ओके, जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर बहुत कुछ हो गया। बेसिकली सेल्फ अवेयर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्चुअली मैं अभी सेल्फ अवेयर तो एक अलग चीज़ है, बट मैं एक्चुअली ये कहता हूँ कि पहला एक खेल खेलने के लिए आपको कुछ लेना पड़ गया, तो आप लेकर अपनी अगली वाली ड्राइव जितनी भी है उसको थोड़ा मैच्योर तो कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि वो मैच्योर ही नहीं होती है चीज़ें, तो वहाँ पर दिक्कतें और प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, डाइवोर्स के केसेस फाइल हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि उन सारी चीज़ों से बचने के लिए कहाँ आप इधर उधर भटक रहे हो, अगर आपकी एक पिल से आपका एक काम हो जाता है, उसके बाद आगे वाली आने वाली लाइफ जो है वो थोड़ी बेटर हो जाती है, तो बेटर है ना। ठीक है, चलो हम सजेस्ट नहीं करते किसी को, बट अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब किस टाइम पे लेना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से एज सच मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, अगर आप फिट एंड फाइन है तो। अगर आप फिट एंड फाइन है तो यूज़ ना करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम थोड़ा वेस्ट की तरफ चल जाएँ, वहाँ पर तो नॉर्मल क्लब पब्स में तो वो ऐसे देते थे, ठीक है, और इंडिया में भी ऐसा कल्चर आई है थोड़ा सा कि ओपनली मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल है, तो लेते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेते, नॉर्मल है। बट अगर आप फिट एंड फाइन है, आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप ना उस मतलब वाइग्रा जैसी या टडालाफिल जैसी किसी भी ऐसी चीज़ को ना यूज़ करो। अगर आपको थोड़ा सा अपने में वीकनेस लग रही है तो ऑप्ट फॉर फर्स्ट टाइम कि आप ऑप्ट करो आयुर्वेद या होम्योपैथ को। ओके, ठीक है, अगर उससे ही आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है या उसी से आप सॉल्व हो जाते हो तो आपको कभी वाइग्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ हल्का सा अनफिट लग रहा है तो आप टूवर्ड्स ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाओ, जहाँ पर उसका रिजल्ट भी है, रिवर्ट बैक भी मिलता है। अगर वहाँ पर ऑप्ट कर लेते हो तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो गई और आपने वो चीज़ सॉल्व करके अपनी आगे की लाइफ बेटर कर ली। ठीक है, ठीक है, और अगर जहाँ पर आप डर रहे हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, वहाँ पर जहाँ पर आपको ये डर लग रहा है कि हाँ भाई होएगा ही नहीं, नॉर्मल एरेक्टाइल हो रहा है, वहाँ के लिए मैं कह देता हूँ कि कोई बात नहीं, एक बार यूज़ करने में कुछ नहीं जाता। यूज़ कैसे करना है, मतलब देखो यूज़ नॉर्मल टाइमिंग कुछ नहीं होता उसका, नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है पिल, एक MBBS डॉक्टर के पास जाओ, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप वो वीकली करें या मंथली करें, इट्स अप टू डॉक्टर। ओके, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर MBBS की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। और जैसे अभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है, तो अब सेक्स टॉयज़ भी अवेलेबल होने लग गए हैं। हाँ, मूज आ गया ना जो तो सेक्स टॉयज़ आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए कितना सही है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल? देखो सेक्सुअल टॉय या सेक्स टॉयज़ जो है वो मेरे हिसाब से सेम वही मास्टरबेशन वाला रोल अपना रहे हैं। पहले मास्टरबेशन आप अलग अलग उससे करते थे, अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ही है बेसिकली, जब आप मास्टरबेट करते हो तो उस जगह आप यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और गलत उसमें भी नहीं है सर। बट माइंडसेट तो चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर यूजिंग टॉयज़ तो वो उनकी ड्राइव अलग होती है और नेचुरल ड्राइव्स अलग होती हैं। देखो नेचुरल ड्राइव मैं वही तो कहता हूँ कि एडिक्शन, आप मास्टरबेशन से कुछ भी कर रहे हो, आप एडिक्शन है जब तक आपको, आप अपने आसपास का कोई भी ऑरा और ये सारी चीज़ें ऐसे क्रिएट मत करो जिससे आपको आगे आने वाली इंटरकोर्सेज में ये प्रॉब्लम्स है। ओके, तो मेरे हिसाब से सेक्स टॉयज़ वही मास्टरबेशन वाला ही रोल है। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी ना जैसे हमें मेल को पार्टनर नहीं मिलता, फीमेल को भी पार्टनर नहीं मिलता। ठीक है, फीमेल के पास भी पार्टनर नहीं है, तो वो भी तो अपनी सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं से तो करेगी। और अगर टॉय से भी अगर हो रही है तो क्या ही इशू है, हमारे पास मास्टरबेशन, हमारे पास हैंड है, उनके पास तो ये भी नहीं है इवन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं जो भी इसमें चीज़ें चल रही हैं। तो अगर मास्टरबेशन हम नॉर्मल अपने हैंड से एडजस्ट कर सकते हैं तो नॉर्मल हमारा अगर टॉय भी आ जाता है तो क्या ही मैटर करता है। हाँ, बस ये है कि आप मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को ऐसा मत बढ़ाओ जिससे आपको आगे प्रॉब्लम आए। ओके,
उसको इतना भी मत ज़्यादा करना चालू करो जिससे आपको आगे प्रॉब्लम दिखे। उससे पहले बेटर यही है कि आप उसको लिमिट में यूज़ करो। देखो, अति किसी भी चीज़ की बुरी है, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे वो आपका पानी भी हो, सारी चीज़ें आपको ख़राब करेंगी। तो इससे बेटर है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑप्ट करते हो, इवन एक्सरसाइज भी ज़्यादा करोगे तो भी परेशान करेगी। हाँ, ठीक है ना। तो सेम अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो इट्स लाइक अ एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसको भी आप लिमिट में यूज़ करो जितनी रिक्वायरमेंट है। ओके। अदरवाइज वो आपको पेन बनाएगी, आपको दिक्कत देगी, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ये तो हो गया जिनको पार्टनर्स नहीं मिल रहे, बट जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो थॉट प्रोसेस क्या ठीक है टू हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स? क्योंकि ऑब्वियसली सेक्स हेल्थ भी एक चीज़ होती है, और उससे ना एक आपका माइंडसेट भी चेंज होता है, तो वो चीज़ क्या सही है? देखो, मल्टीपल पार्टनर के बाद इश्यूज मेरे हिसाब से सच नहीं है, सिर्फ एसटीडीज़ को छोड़ के। ओके। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ज़्यादा मिलती है उन पेशेंट्स में। ठीक है, और देखो बेसिकली क्या होता है, सबकी एक साइकोलॉजी की है। ठीक है, अब आप साइकोलॉजी नहीं बदल सकते क्योंकि बॉर्न बॉटअप को किस एनवायरनमेंट में हुआ ये आप नहीं क्लियर कर सकते। किसी के लिए वो एक चीज़ नॉर्मल है, किसी के लिए वो चीज़ ख़राब है। अब एज इन मैं बात करूं अपने लिए तो मैं सिंगल पार्टनर हूं, वो मेरे को अच्छा लगता है। अब जो जिनका माइंड ही ऐसा है कि जिनको लगता है कि भैया 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, मेरे इस हाथ में भी गर्लफ्रेंड, इस हाथ में भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो शायद उनकी साइकोलॉजी होती है प्रॉब्लम। अब रेपिस्ट को रेपिस्ट कौन बनाता है? साइकी बनाती है उसकी। तो बेसिकली वही वाला है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, आपका सोचने का तरीका कैसा है। मल्टीपल पार्टनर आपके लिए ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, या फिर फीमेल के लिए भी मल्टीपल पार्टनर उसको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट्स अप टू अस। ठीक है, ये सही गलत यहाँ पर मेरे से नहीं है, मतलब मैं उसको आंसर नहीं कर सकता। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सही गलत बेसिकली मल्टीपल पार्टनर वाले से उसकी साइकोलॉजी है, उसका ब्रेन है, उसके पास भी पता है कि मैं मल्टीपल पार्टनर से ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ, तो वो भी बेटर है। बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है कि मल्टीपल पार्टनर इट्स गुड, तो आपके लिए गुड है। अगर मैं अपने से बात करूँगा तो मेरे लिए बैड है, तो मेरे लिए बैड है। तो इट्स माई ऑप्शन। हाँ, मतलब यही क्वेश्चन जैसे कि अभी आया कि मतलब हमारी टीम से आया कि मल्टीपल पार्टनर्स एक ट्रेंड हो चुका है, मतलब हैविंग मतलब परमानेंट मल्टीपल पार्टनर्स आल्सो। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है या फिर आपको दिखावा है ये बेसिकली? सर देखो, दिखावे के लिए तो दुनिया चलती है, ऐसी बात तो है नहीं कि दिखावे के ऊपर नहीं चलती है। अब क्या होता है कि आज की डेट में ईजी टू मिंगल है, मतलब आज 90s में चल जाओ, 80s में चल जाओ, वहाँ पर इतना इजी नहीं था। वहाँ पे तो नैन मटक्के चलते थे, चिट्ठियाँ होती थी। तो उस मोमेंट से ये वाला मोमेंट जो है ये थोड़ा सा फास्ट वर्ल्ड में मैं बोलता हूँ कि सिटीज़ की लाइफ थोड़ी फास्ट है। तो और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपस में कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए है कि हम कंपैटिबल हैं या नहीं, या फीमेल भी कंपैटिबल है या नहीं। तो आज का ट्रेंड थोड़ा इस तरीके का है, वो कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा है कि मेरे साथ रहने के बाद क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मल होता था, आजकल लिव इन में रह रहे हैं। पहले के टाइम में कौन लिव इन में रहता था? कोई नहीं। तो आज की डेट में लिव इन में रहने के लिए इसलिए भी है कि वो अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि भैया हम आगे फ्यूचर में कर पाएंगे, या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और दोनों की अपनी अपनी एक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल या कोई भी ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से इट्स अप टू अस, क्योंकि इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। यहाँ पर हम आकर ज्ञान बांटे कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है, वो चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है। रही बात आपकी दिखाने वाली बात, तो दिखाने वाली बात को मैं ज़रूर बोलूँगा कि देखो, एज अ मैन हम हर चीज़ ईगो पे लेते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 पार्टनर हैं तो हमारे फ्रेंड को 5 पता होगी है ना। तो ये एक हमारी साइकोलॉजी है, क्योंकि हम अपने दोस्त को ये बताना चाहते हैं कि आई एम द ग्रेट, और ये एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है।
ठीक है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये दिखावा जो है वो शायद फीमेल के लिए या मेल के लिए कभी ना कभी दोनों के लिए ही दिक्कत दे देता है। ठीक है, आपकी किसी एक गर्लफ्रेंड को पता चलेगा कि भैया आपके पास 2 गर्लफ्रेंड और भी हैं, तो वो क्या कहेगी? अब अगर उसका चॉइस होगी, अगर वो उसको पसंद कर रही है, या फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगी, या वो उसको वैसे तो गालियाँ पड़ती हैं, गालियाँ ही पड़ती हैं। वही बेसिकली सी बात है। देखो, सबसे पहले मैं वही कहता हूँ कि दिल, या जैसे मैं बोलूँ कि अपना मोरल कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। आपका पार्टनर आपके साथ है, आपको हर टाइम पे हेल्प कर रहा है, हर मोमेंट पे सपोर्ट कर रहा है, तो मे बी शायद आपको रिस्पेक्ट और उनको भी उतने ही वैल्यू देनी चाहिए जितनी आप अपने आप को देते हो। बहुत हो गई सीरियस टॉक्स मतलब ऑब्वियसली बातें तो यही रखेंगे, बट अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चंस पे। यस। जो मुझे मेरे दोस्तों से मिले हैं बहुत ही इतने अजीब अजीब क्वेश्चन है सर, क्या बताऊँ आपको। कोई बात नहीं, अजीब अजीब ही सही, बहुत अजीब सुनते हैं हम वैसे भी। पहला क्वेश्चन यूजुअली लड़कों में होता है कि छोटी छोटी चीज़ें देखकर या इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं एंड उनका एक्टिवेट हो जाता है और कहीं भी हो जाता है तो ये मेरे दोस्त का क्वेश्चन है कि यार बहुत बड़ी दिक्कत होती है तो मैं क्या करूँ। देखो, बेसिकली क्या होता है, हम हमेशा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, चाहे कैसा भी हो। चाहे मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो भी मैं फैंटेसी वर्ल्ड में रहूँगा अपने, मैं 30,000 कमा रहा हूँ तब भी फैंटेसी वर्ल्ड में रहूँगा। जब हमें कोई भी चीज़ एक्साइट करती है तो वो सिग्नल देती है हमारे ब्रेन को। पहले देखा हमारी आंखों ने, कौन सा ब्रेन? हमारा एक ही ब्रेन है जो ऊपर है, ठीक है। वो एक्साइट करता है, देन उसके बाद वो सिग्नल भेजता है, तो इट मीन्स कि हम उस टाइम एक्टिव हैं। और एक्टिव होना बुरी बात नहीं है, बट कंट्रोल होना आपके पास आना चाहिए। अगर आप कंट्रोल लेस हो तो इट मीन्स कि आप गलत हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास कंट्रोल आना चाहिए। एक्साइट नॉर्मल सी चीज़ है कि कर देती है। अब बहुत सारे बीच में कैंपेन चलते हैं, जैसे कि फीमेल बॉडी अगर छोटे कपड़े पहने तो दिक्कत है, या लड़कों में वो कि जैसे नॉर्मली आज की डेट में हमारे नॉर्मल हम देखते भी हैं न्यूज़ वगैरह में भी कि छोटे कपड़े डाल लिए तो इस वजह से एक्साइट हो गया और ये हो गया वैसा हो गया। तो ये चीज़ें गलत है। हमको सब्र भी सिखाया गया है, हमें अपना ईमान भी सिखाया गया है, और हमें अपना जिसे मैं बोलूँ कि क्या गलत है और क्या सही है उसमें भी फ़र्क बताया गया। तो इसीलिए हमेशा मैं ये बात कहता हूँ अपने हर एक वीडियो में कि फीमेल का कंसेंट होना चाहिए। बिना फीमेल के कंसेंट इट्स लाइक अ रेप। ऑब्वियस नहीं सर, पॉइंट वो तो आपका पॉइंट सही है, बट मेरा पॉइंट ये था कि यूजुअली जब टीनेजर्स ही ले लो, तो जब स्टार्टिंग में होता है ना तो उनकी फैंटेसी वर्ल्ड थोड़ी बड़ी होती है। मतलब ये नहीं कि वो किसी को सोच के इमेजिन कर रहे हैं, बट उनकी इमेजिनेशन ही ऐसी होती है उस टाइम पे, क्योंकि वो नया नया होता है। और उस टाइम पे कभी बार जैसे कि स्कूल्स में हो गए तब एक्टिवेट हो गया ऑल ऑफ सडन क्लास में, तो उस टाइम पे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपना माइंडसेट क्लियर करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? देखो, सबसे बढ़िया तरीका है उसको कंट्रोल करने का, आप अपनी आइज़ को थोड़ा सा टाइम बंद करो और थोड़ा सा जिस भी आपको बिलीव है, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, आइज़ बंद करके थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेना चालू करो और उसके बारे में सोचना चालू करो। ओके। क्योंकि कंट्रोल ऐसे ही आता है। ठीक है। ठीक है। और रही बात टीनेज में, तो टीनेज में हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं इतने, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये भी एक्साइट कर रहा है, ये भी एक्साइट कर रहा है। तो वो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना हमको आना चाहिए। ओके। क्योंकि वो कंट्रोल एज ए जेंटलमैन में मिलनी चाहिए। एक क्वालिटी का बात है कि अगर आपकी क्वालिटी है तो वो एक होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सको। उसका सबसे बढ़िया एक तरीका एक ही है, डीप ब्रीथ। जब आपको ऐसा लगे कि मैं एक्साइट हो रहा हूँ, किसी भी जगह पे आपको एक एरेक्टाइल दिखाई देने को मिल रहा है, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे आप अपने कॉलेज में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, टेक अ डीप ब्रीथ और आइज़ क्लोज करो थोड़ा टाइम। अपने जिसको भी आप बिलीव करते हो, चाहे आपका कोई सा भी भगवान हो, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, उसको थोड़ा सा टाइम सोचो, समझो,
या और एक डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट करो। बेसिकली वो सोचो जिससे आपको पीस मिलता हो। पीस मिलता हो, Okay. एग्जैक्टली। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल हैविंग इंटरकोर्स बेस्ट पोजीशन क्या होती है? देखो मेरे हिसाब से पोजीशन कोई बेस्ट नहीं होती। पोजीशन इट्स लाइक आप और आपका पार्टनर, ठीक है। अब उसमें पोजीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो ऊपर फीमेल हो या मेल ऊपर हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये भी नहीं करता कि आप किस साइड पे हो, कैसी साइड पे हो। इट्स अप टू अस कि वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है कि इस पोजीशन पे आपको बहुत अच्छा सेटिस्फाई होगा, इस पोजीशन पे नहीं होगा। पोजीशन आपके हिसाब से होती है। अगर आपको कोई पोजीशन अच्छी लग रही है तो वो आपको अच्छी लगेगी। अब किसी के लिए डॉगी स्टाइल अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है। तो इट्स अप टू पर्सन और वेरी करता है। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में कभी नहीं बोलूँगा कि दैट पोजीशन इट्स गुड। ठीक है, अगर थोड़ा और डीप जाएं तो बेस्ट तरीका क्या होता है टू स्विच द पोजीशन व्हाइल हैविंग इंटरकोर्स? देखो कोई बेस्ट तरीका अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम इंटरकोर्स या वैसे देखते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मेल बॉडी को ऐसा लग रहा है कि इजैकुलेशन का टाइम पीरियड नियर बाय आ रहा है तो वो स्विच कर ले। ओके। तो उससे क्या होता है कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है, और उससे इजैकुलेशन में थोड़ा सा डिले आ जाता है और उससे उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। भाई ब्रह्मास्त्र दे दिया सर ने नोट कर लो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स को सेटिस्फाई कैसे करें? देखो गर्ल्स को सेटिस्फाई बेसिकली कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ करती है, क्योंकि अगर जैसे हमारी साइकोलॉजी चल रही होती है वैसे उनकी भी साइकोलॉजी चल रही होती है। ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जहाँ पर इंटरकोर्स भी है, सब कुछ है, बट वो कहती कि भैया नहीं, इनके साथ नहीं रहना। एज ए पर्सन वो उसको पसंद नहीं कर रही है, एज ए ह्यूमन वो ऐसे पसंद नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कोई ऐसे सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता। हाँ देखो फीमेल्स का एक खास बात है, अगर आप उनको रिस्पेक्ट दो, उनसे बात करो, सारी चीज़ें उनके साथ करो, उनको अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करो, वो आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको हर एंगल पे आपको सेव भी करेगी और इवन इंटरकोर्स में भी आपके साथ हेल्प करेगी। ऐसे बहुत सारे हमने पेशेंट्स भी देखे हैं जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर सपोर्ट आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ का ही मिल सकता है या आपके पार्टनर का ही मिल सकता है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई सा भी सपोर्ट, चाहे डॉक्टर जितना मर्जी आपको ज्ञान दे दे या कोई भी कहीं का भी ज्ञान दे दे, कोई काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ा जो आपने अभी ब्रह्मास्त्र की बात करी थी, तो वो ब्रह्मास्त्र जो है वो फीमेल बॉडी ही चला पाएगी। ओके। तो इसलिए कहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे सेटिस्फेक्शन मिले, साइकोलॉजिकल है। और रही बात, अगर आप जितनी रिस्पेक्ट और जितनी आप अपनी फीमेल पार्टनर को दे सकते हो आप दो, उसके बाद देखो, उसके बाद सेटिस्फेक्शन आपके थोड़े से भी काम चल जाएगा या ज़्यादा से भी काम चल जाएगा। हाँ, तो सर अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं इन अ रॉ मैनर कि अगर दोनों कंपैटिबल हैं और दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तो व्हाइल हैविंग दैट इंटरकोर्स, एक वो जेनरिक सी चीज़ होती है ना कि हाँ भाई ये काम करती है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि गर्ल्स को सबसे पहले तो ट्रिगर करे, दूसरा फिर उनको सेटिस्फाई करे? देखो ट्रिगर सेटिस्फेक्शन हमारे फोरप्ले से स्टार्ट होता है वैसे बेसिकली। ट्रिगर हम फोरप्ले से स्टार्ट किया और देन सेटिस्फेक्शन हमारे फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद अगर आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उनकी एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। इंटरकोर्स में भी शायद आपका अच्छा गया हो, उनका बुरा गया हो, या आपका बुरा गया हो, उनका अच्छा गया हो, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद इंटरकोर्स के बाद कम्युनिकेशन करना वो मैंडेटरी है, वो ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कपल दूर दूर हो जाते हैं इंटरकोर्स करने के बाद, तो वो चीज़ गलत है। वहाँ पर तो उनको इवन पूछना चाहिए कि भैया चल डिनर करना है, डिनर करने चलते हैं बाहर, चल घूम के आते हैं कहीं, कुछ साथ में थोड़ी देर सिर्फ नॉर्मल वर्ड्स आपस में एक्सचेंज कर लिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक एज एन कपल में, जो एक सेटिस्फाई दोनों को अपने एंड पे करती है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था मेरे एक वर्जिन फ्रेंड से ठीक है, तो ऑब्वियसली कभी करा नहीं है, तो उसका क्वेश्चन ये था कि अगर
मतलब पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगता है उसको लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा। बट अगर उसे लड़की मिली तो फर्स्ट टाइम अगर वो सेक्स करने जाए तो अपना माइंड कैसा प्लेस रखे एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या सोच के जाए कि जो ढंग से कर पाए। देखो, सोच के ना ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है। अगर सोच के जाएगा तो परेशान होगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोचना नहीं होता। मैं हमेशा इंटरकोर्स को मूवमेंट्स बोलता हूँ, ओके। क्योंकि आप हमेशा नहीं इंटरकोर्स कर रहे हो, आप रूटीन में कोई इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो। दैट्स लाइक कि एक डे का एक मूवमेंट हो सकता है, या वीक के 3 मूवमेंट हो सकते हैं, 2 मूवमेंट हो सकते हैं। तो आई बिलीव कि मूवमेंट जो है दैट ऑलवेज इन अ रो कंडीशन। आप उसके लिए कुछ प्लान मत करो, इट्स अप टू गो विद द फ्लो। चलो, आपका फ्लो जहाँ ले जा रहा है वहाँ चलो, आपको जैसे वो ड्राइव चल रही है चलाओ। वहाँ पर अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा प्लान करोगे तो ज़्यादा परेशानी लोगे। ओके। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उस मोमेंट पे आपको ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वैसे गैदर मिले या वो चीज़ आपको वैसी मिले। तो मे बी शायद वो इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। तो दैट मीन्स कि प्ले विद द मोमेंट्स। ठीक है, आपने को मोमेंट्स मिलेंगे, आपने वो इन्जॉय भी करने हैं और आपने जीने भी उसी मोमेंट्स में। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मोमेंट्स होते हैं। तो उसको बोलो कि बिंदास जाए, बिना किसी सोचे समझे, और मज़े में जाए। बस स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं गाड़ी से आया हूँ, या मैं इससे आया हूँ, मैं उससे आया हूँ, यहाँ पे खिड़की नहीं है, यहाँ पर लाइट क्यों चल रही है, ये पर्दा क्यों नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल मेल बॉडी में भी आ जाती हैं। अच्छा, ये यहाँ पर फ़ोटो ऐसी क्यों लगी हुई है, ऐसी चीज़ें ना लेकर आए माइंड में, तो जिससे उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा होता है कि मतलब अगर आप सेक्स करने मतलब इंटरकोर्स करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें भी माइंड में आती हैं कि ये चीज़ें यहाँ हैं। देखो, फर्स्ट इंटरकोर्स में ना बंदा बहुत प्लान्ड होकर जा रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फीमेल ऐसी होगी, मैं ऐसे किस करूँगा, मैं वैसे किस करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। क्योंकि जब आप जाते हो, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, बेसिकली आपका मूवमेंट तब से स्टार्ट होता है। कन्वर्सेशन में फीमेल पार्टनर ने आपको ये बोल दिया कि यहाँ पर मत टच करिए, यहाँ पर कुछ होता है, तो आपकी सारी की सारी एक्साइटमेंट वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ओके। ठीक है। या फिर उसने बोल दिया कि अभी मेरा आज नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, आज मेरा नहीं है, तो आपकी एक्साइटमेंट वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी अपना अगर ऑरा बनाकर नहीं जा रहे हो, अपने दिमाग में कोई भी ख्याली पुलाव बनाकर नहीं जा रहे हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हाँ, बना रख के जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप रो जा रहे हो। तो जिससे आपके क्या है कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे कुछ बोल भी देगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ ना, तो वहाँ पर वो ड्राइव चली जाती है। ओके। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स लग रहे हैं, अब ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी वाइफ ने उनको ताने दिए, उसके बाद इरेक्टाइल होना बंद हो गया। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि उनको ये लगता है कि ताना ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो देखो, हम भी एक नॉर्मल है, हमारे पास भी एक दिल है, मेल बॉडी की पूरी एक बता रहा हूँ, हमारे पास भी एक ही दिल है, हमारे पास भी एक ही दिमाग है। हमको वहाँ पर कभी चोट लगती है तो हमारे भी थोड़े तोते उड़ जाते हैं। और जब वो तोते उड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देते हैं, वो चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। जब वो तोते उड़ते हैं ना, तो उसको वापस लाने में टाइम लगता है। तो तोते उड़ने ही मत दो, जिसकी वजह से दिक्कत ही ना है। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा रो जाओ। मूवमेंट्स क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्या पता अनसेटिस्फाई हो, चाहे इंटरकोर्स होए ना, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गलत हुआ। हाँ हाँ, समझ गया। तोते उड़ने से याद आया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब बीच में मैं इंटरकोर्स नहीं कर रहा था, बट काफ़ी टाइम बाद आई हैड दैट मोमेंट और मैं इंटरकोर्स करने गया, बट मैं उस लेवल का कर ही नहीं पाया। वो सेल्फ डाउट में हो गया कि ये क्या हुआ। तो उस पॉइंट पे क्या चीज़ हुई? ये जनरल क्वेरी है, ये मोस्ट ऑफ द मेल बॉडी को देखने को मिलेगी। जैसे आर्मी में, पुलिस में भी होते हैं कि उनके ड्यूटी आवर्स इतने लंबे लंबे होते हैं और उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट इंटरकोर्स है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड, हमारा इजैकुलेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ओके। क्योंकि हम एट दैट मोमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं होती, ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल है, बॉडी ऐसा एक्ट कर देती है। तो इसमें डरना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता उसके बाद वाली ड्राइव आपकी बहुत बेटर जाए। ओके। तो मेरे हिसाब से जब कोई भी जा रहा है या कोई ऐसा इंटरकोर्स का मोमेंट आ रहा है,
तो हमेशा अपने सबसे बेस्ट इंटरकोर्स को प्लान करो ओके। या एज्यूम कर लो उस मोमेंट पे जब आपका पहली ड्राइव मतलब ये वाली ड्राइव आपकी थोड़ी गड़बड़ा गई है, तो अगली ड्राइव पे हमेशा एज्यूम करो सबसे बेस्ट ड्राइव को। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको मोरल भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर की फील भी स्ट्रांग हो जाएगी। उसको बेस्ट इंटरकोर्स को प्लान करने के बाद फिर इंटरकोर्स करोगे तो वो अच्छा जाएगा। बेसिकली योर माइंड इज़ द किंग। यस। ओके, गॉट इट। ये सारी बातें चल ही रही हैं, थोड़ा सीरियस टॉपिक हो ही रहा है, तो एक सीरियस टॉपिक, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैंने रिसर्च करा है, इसके ना प्रॉपर आंसर नहीं मिले कहीं कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ पार्टनर इज़ हैविंग इंटरकोर्स एंड बाय एनी चांस द गर्ल गेट प्रेग्नेंट, एट दैट सिचुएशन उनको क्या करना चाहिए जब उनका जो रिलेशन है या जो भी फैक्टर है डिस्क्लोज्ड है। हाँ। बेसिकली अब क्या होता है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अवेयरनेस। मेरे हिसाब से अगर ये पॉडकास्ट फीमेल देख रही हैं तो प्लीज़ वो अपने पार्टनर को ज़रूर बोलें कि प्रोटेक्शन यूज़ करनी मैंडेटरी है। ठीक है, बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स नहीं हो करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो मूवमेंट में चले गए हैं और वो चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं या ये ऐसा कुछ हो गया है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने नियर बाय किसी भी डॉक्टर्स गायनिक से कंसल्ट करें, बात करें और उसका एक राइट सोल्यूशन वहीं से ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो अलग चीज़ है। अब गायनिक कहती हैं कि अबॉर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, इट्स अप टू गायनिक। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि ये चीज़ वैसे तो आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्क्लोज्ड है और आप आगे करना कुछ नहीं चाहते हो, इन फ्यूचर में आपको ये नहीं है कि मैं इससे प्लान कर रही हूँ या इससे मैं प्लान कर रहा हूँ मैरिज, तो मे बी शायद वो चीज़ आपकी लाइफ ख़राब भी कर सकती है। तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर आसपास गायनी से मिलो, गायनी बताएगी क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चलना। और दूसरा, अगर मेल भी ये बात सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में ट्रबल वाली जिसे मैं बोलूँ कि बहुत सारी ट्रबल से बचना चाहते हैं और आप रिलेशनशिप में भी हैं और इंटरकोर्स भी हो रहे हैं, तो प्रोटेक्शन मस्ट यूज़। ओके, एंड इस सिनेरियो में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गलत करते हैं और जो उनको नहीं करनी चाहिए जब ऐसी सिचुएशन बनती है? देखो बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में ना पिल्स मिल जाती हैं, केमिस्ट वगैरह दे देते हैं, ठीक है, तो वो ले लेते हैं। बट मेरे हिसाब से गायने जो होती है वो आपको ज़्यादा क्लियर उस पॉइंट पे बता पाएगी क्योंकि फीटस कितना बड़ा है, कितना नहीं है, कितना कैसा है, तो वो बेसिकली आपकी 2-4 स्कैन होने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या स्टेटस चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि क्या करना है क्या नहीं, मैं सिंपल एक ही चीज़ बोलूँगा कि गायनिक से मिलो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बताने लग गए तो हर चौथे दूसरे तीसरे दिन में कोई ना कोई पिल लेकर बैठा होगा और जो एज ए फीमेल बॉडी की हेल्थ को ही ख़राब करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ टर्म नहीं यूज़ कर रहूँगा, ना मैं बताऊँगा। रादर देन आप इसको अपने आसपास गायनी से मिलकर रिजॉल्व करो। ठीक है, एंड अगर ज़्यादा सिचुएशन हुई तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। हाँ, अगर ज़्यादा सिचुएशन बड़ी है तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द कपल्स पेरेंट्स को नहीं बताते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी आगे आने वाली लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी, मे बी शायद मैरिज में फंस जाएंगे या शादीशुदा ज़िंदगी जीनी पड़ेगी या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। बट अगर वो बता देते हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे घर वाले सपोर्टिव हैं, वो हमको सपोर्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो ज़रूर बताएं। और अगर आप पेरेंट्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा चीज़ें आती हैं आपके पास तो प्लीज़ वहाँ पर कुछ वाइल्ड एक्शन ना लेते हुए कुछ सोबर एक्शन लो। वहाँ पर बच्चे को बता सकते हो, पढ़ा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर आज आप समझा दोगे तो शायद ये गलती दोबारा से नहीं होगी। और अगर आज की डेट में अगर आप उसके ऊपर वाइल्ड एक्शन ले लेते हो तो क्या पता उसके आगे आने वाली लाइफ में कभी इंटरकोर्स हो ही ना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड सर, एंड आई एम ग्लैड कि आपने हमारे ये सारे क्वेश्चंस सॉर्ट करे, हमको समझाया कि एग्जैक्टली करना क्या होता है।
और ये जो टीनेजर फैक्टर्स है एंड ये जो मस्त मस्त क्वेश्चंस थे ये क्लियर हुए हमारे, एंड आई एम सो 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 थैंकफुल कि आप आए और आपने हमको गाइड किया। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक अच्छी बात है कि आपके थ्रू आते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इनके आंसर हम दें, क्योंकि जितनी हम इस बारे में बात करेंगे उतना हम एक्नॉलेज करेंगे अपने सोसाइटी को कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे हमने आज की डेट में केसेस ऐसे भी देखे हैं जो इससे रिलेटेड गंदे होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसी साइकोलॉजी का बंदा देख रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल कैसे करे कैसे नहीं। अदरवाइज़ देखो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, आपकी लाइफ आपके हाथ में होती है, आपकी ब्रेन की कमान आपके हाथ में होती है, आपकी अपब्रिंगिंग वो आपके पेरेंट्स के हाथ में होती है। बट आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क हर कोई बता देता है और आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो सही और गलत में हमेशा सही को ही पकड़ना होता है, गलत को नहीं। गलत इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, तो उन गलत के पीछे कभी नहीं जाना और हमेशा हमने सेफ अपने को भी रखना है और अपने पार्टनर को भी रखना है। थैंक यू सो मच सर।